का जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, जो एक टेररिज़्म की एक लहर वहाँ पे आई है उस हवाले से, दूसरी तरफ केपीके में टीटीपी के हवाले से, तो उन्होंने उस हवाले से वो पूरी एक बात की और कश्मीर के हवाले से तो ये हमारा असूली मौक़िफ़ है, आज से नहीं है, 77 ईयर्स से है, हर साल दोहराया जाता है। कहीं नहीं, भारत हमको मैली आँख से देख रहा है, भारत का हम बैंड बजा देंगे, भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, भारत के लोग हमारे यहाँ नौकरी करेंगे एक दिन आकर के। बार-बार कह रहा है कि भाई पीओजेके के अलावा हमारे आपसे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। मैली आँख तो आपने लगाई हुई है, यहाँ पे बम विस्फोट करवाते हो, यहाँ पे आप रेडिकल इस्लामिक बातों को फैलवाते हो, सब कुछ तो आप कर रहे हो। अब इस पे हम क्या आपसे, कश्मीर में आपने आग लगा दी, बुरहान वानी को आप अपना हीरो बनाते हो। बुरहान वानी कहता था कि भैया हमें तो इस्लामिक स्टेट बनाना है। मोहम्मद बिन सलमान साहब आपसे चेहरा धुलवाएंगे, वो भी लाइफ बॉय से। कि हमारा जो गाँव है वो संजरपुर है। मैंने कहा यार संजरपुर तो हमारे पास ही, आप कभी गए हो? कहता मैं नहीं जा सका, मेरे पिताजी की बड़ी ख्वाहिश थी, हिंदू फैमिली थी वो कि हम जाएँ, लेकिन नहीं जा सके। हाँ, ये हुआ कि एक बंदे ने हमें संजरपुर की मट्टी ला दी, तो उस मट्टी को गमले में लगा के मेरे वालिद ने उसमें तुलसी का पौधा लगाया हुआ है घर में। पिता की डेथ हो गई है, अब कहता मेरी ख्वाहिश है जाने की और मैं इसी उम्मीद पे पाकिस्तान जब भी आता हूँ, तो आता हूँ कि वहाँ जा सकूँ। यानी ये लोगों के मोहब्बत के सेंटिमेंट्स हैं। आइडियोलॉजी था कि लव फॉर इस्लाम एंड हेट फॉर हिंदुइज्म, और इस्लाम के नाम पे देश बना हुआ है, वहां कब आएगा शरिया? मैं इसका वेट कर रहा हूं। वो तो कोई हिंदू भी नहीं है। चलो भाई, एक आपने पकड़ लिया था हमारे कुलभूषण यादव साहब को, बाकी कौन हिंदू है वहां पे बीएलए में? तो क्या एक मुसलमान टेररिस्ट हो सकता है? आर यू एक्सेप्टिंग दिस लॉजिक? कैन अ मुस्लिम बी टेररिस्ट? सारी दुनिया में तो कहते भाई इस्लाम का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, एक मुसलमान टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और वो वॉर इसलिए है क्योंकि आपने 1947 में वादा किया था कि निजाम मुस्तफा लाएंगे और आपने उनको निजाम विक्टोरिया दे दिया है। तो नहीं चलेगा। मैं मांग करता हूं जिन्ना साहब की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, कि हमें शरिया दीजिए। और कोई ये मतलब ये ताहिल कादरी का इस्लाम पढ़ लो, ये उनका, हमारे लिए इस्लाम कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट साहब ने एकदम क्लियर मैसेज दिया है और अल्लाह ने कहा है कि कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता। तो कौन है ये ताहिल कादरी और ये लोग हमें बताने वाले? वी डोंट नीड देम। हमें वैसा इंप्लीमेंट करने वाला लॉ दे दिए, सिस्टम बनाइए भाई। आप ऐसा ना कीजिए भारत के लोगों के साथ, ये नाइंसाफी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा दिल रोता है इस बात को लेकर। टीटीपी है, इसको बाकायदा तौर पे उलमाए कराम खारजी फिरका करार दे चुके हैं कि ये दीन से निकले हुए लोग हैं। बज़ाहिर ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा मज़हबी होते हैं, नमाज़ें बहुत पढ़ते हैं, कुरान बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये उसी दौर से ही इनको निकाल दिया गया है। इसलिए जो और दूसरी बात जो जिहाद है, वाज़ेह तौर पे हमारे यहाँ उसपे मौजूद है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिहाद नहीं हो सकता। जहाँ पे हुकूमत वक़्त इजाज़त ना दे जिहाद की, तो जिहाद नहीं होता। तो इसलिए इनको खारजियों को आप इस्लाम से मत मिलाइए, ये ना कहिए कि ये आके इस्लाम नाफ़िज़ कर देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। इनका है कोई नहीं ताल्लुक। तो बाकी इसी तरह बलूचिस्तान में भी आप कह रहे हैं कि उनके नाम मुसलमानों वाले हैं, तो भाई मैंने पूरा खारजी फ़िरका बता दिया और आज से नहीं है, 1400 साल से चला आ रहा है। ये गिरोह जो मौजूद है और इसने आते ही रहना है क़यामत तक। इस्लाम से खारिज हो गया, अब क्या होगा उसके साथ? वो मनुष्य नहीं बचा। जो इस्लाम के दायरे से निकल जाए, उसका क्या स्टेटस है? इज ही अ ह्यूमन बीइंग और नॉट? और अगर इस्लाम ह्यूमन की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो वो ट्रीटमेंट उसको क्यों नहीं मिल रही है, जबकि वो अभी भी इंसान है? अगर कोई नहीं लेना चाहता ट्रीटमेंट, तो उसको जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना। खारिज तो आप कर रहे हैं, वो तो नहीं खारिज कर रहा। आप वो दे रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। कोई इंसान अगर खारिज हो गया इस्लाम से, तो उसका स्टेटस क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। उसका स्टेटस वही है, अगर वो उसमें फसाद फैलाएगा जमीन में, तो जाहिर है उसका इलाज होगा। अगर वो फसाद नहीं फैलाएगा, बस फिर वो अपनी जगह रहे, कोई अगर एक उसको तंग नहीं मुसलमान करे। फसाद फैलाएगा तो क्या होगा उसका ट्रीटमेंट? उसका ट्रीटमेंट भी वही है। तो फिर जो खारिज हो गया उसका ट्रीटमेंट, और जो मुसलमान है दोनों का ट्रीटमेंट है, तो फिर खारिज क्यों हुआ? कोई मतलब नहीं है खारिज होने का फिर, या आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं? नहीं, खारिज हो गया, वो हमारे तो नजदीक इसका खारिज मतलब हो गया। है कि
हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से एक बार फिर से आसिफ अली साहब ने ज्वाइन किया है और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और आसिफ साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और आप दोनों की जोड़ी बहुत पसंद की जा रही है, तो उसके लिए भी कंग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत आसिफ शुक्रिया, आपने साहब। एक दफा फिर मौका दिया हमें बात करने का। हम्म। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है 23 मार्च के हवाले से, जिस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ स्टेटमेंट पास की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है हमेशा से हमें मैली आंख की तरह देखता है और हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल टेररिज्म का मुकाबला पाकिस्तान ने किया है। और 23 मार्च के अजीम दिन पर हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूले हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर हम उनकी आवाज उठाएंगे और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही पीसफुल है। ये सारी स्टेटमेंट्स को देखते हुए आज हम आगाज जो है वो आसिफ साहब से करेंगे। आसिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स के हवाले से? देखिए रिबाहा, आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के सदर हैं, वो दूसरी दफा पाकिस्तान के सदर बने हैं और वो एक जहांदीदा पॉलिटिशियन हैं। बहुत तवील उनका तजर्बा है। आप ये देखें कि आज से नहीं, 25 साल तो इस सदी के आप लगा लें, 10 और 12 यानी कि आप हिसाब लगाएं कि वो 37-38 साल से पाकिस्तानी सियासत में इन्वॉल्व हैं और इस हवाले से वो देख रहे हैं दुनिया को। कोई आम बंदा नहीं है जिसे आप कह लें कि उसने उठ के जज्बाती खिताब कर दिया है या इमोशनल होके कोई बात कर दी है। वो बहुत जहांदीदा आदमी है। उन्होंने तवील बैकग्राउंड की वजह से ही कोई ऐसी बात की है और जो बात उन्होंने की है वो कोई ऐसी गलत बात है भी नहीं। और ये पाकिस्तान का वो असूली मौक़िफ़ है जो उन्होंने दोहराया है, जो हमेशा से रहा है। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि मैली आंख की तरह नहीं, बल्कि वो मैली आंख से देखने वाली बात उन्होंने की होगी, क्योंकि मैली आंख की तरह तो क्या ही किसी ने देखना, मैली आंख से देखते आए हैं। वो बात अपनी जगह पे उनकी दुरुस्त है, क्योंकि खासकर जो मौजूदा कन्फ्लिक्ट चल रहा है बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, जो एक टेररिज्म की एक लहर वहाँ पे आई है, उस हवाले से, दूसरी तरफ केपीके में टीटीपी के हवाले से, तो उन्होंने उस हवाले से वो पूरी एक बात की। और कश्मीर के हवाले से तो ये हमारा असूली मौक़िफ़ है, आज से नहीं है, 77 ईयर्स से है, हर साल दोहराया जाता है। ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो भी हो, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बाज़ औक़ात ज़मीनी हक़ाइक़ थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, कोई हालात और होते हैं, लेकिन आपका एक असूली मौक़िफ़ होता है। और जो ज़िंदा कौमें होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो विज़नरी लोग होते हैं, वो अपना मौक़िफ़ नहीं बदलते। हालात बदलते रहते हैं, आज हो सकता है हालात किसी और के हक़ में हों, कल को वो हालात हमारी तरफ भी आएँगे। तो ऐसा नहीं है, तो असूली मौक़िफ़ पे बहरहाल कायम रहना होता है। वो क्या है आदमी के जिसकी ज़ुबान आज एक है, कल को दूसरी हो जाए, परसों तीसरा मौक़िफ़ अपना ले। तो इसलिए सदर आसिफ अली जरदारी ने जो पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया, वो पूरे पाकिस्तान की उन्होंने नुमाइंदगी की है। वो सिर्फ़ सिंध से ही पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, सूबा सिंध की नुमाइंदगी ज़रूर करती है पीपल्स पार्टी, लेकिन वो इस वक़्त सदर पाकिस्तान भी हैं और सूबा बलूचिस्तान में भी उनकी गवर्नमेंट है। तो इसलिए उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है, वो पूरे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया है। पूरी पाकिस्तानी अवाम, पूरी पाकिस्तानी कौम, तमाम पाकिस्तानी इदारे उनके पीछे खड़े हैं और उनके इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आसिफ अली साहब की स्टेटमेंट को देखते हुए? उन्होंने इंडिया को लेकर जो स्टेटमेंट्स पास की, कश्मीर को लेकर जो स्टेटमेंट्स पास की, आप इस पर क्या राय रखते हैं? ये तो कोई राय रखने वाली टॉपिक है नहीं। वो वही कह रहे हैं जो पिछले 78 साल से आप कह रहे हैं, नॉन स्टॉप विदाउट फेलियर। तो अंग्रेजी में कहावत है कि आप एक ही चीज को बार बार करके अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको फिर वो करना, चेंज करना चाहिए। पर आपने अपने ही सीख रहे हैं, आप करते रहे। इस पे अब क्या ही बात करेंगे हम इस पे क्या ही कमेंट कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है कि इसका काउंटर रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, बिकॉज के ये काउंटर देने या ना देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझाने या नहीं समझाने से बात पड़ेगा ही नहीं। भारत हमको मैली आंख से देख रहा है, भारत का हम बैंड बजा देंगे, भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, भारत के लोग हमारे यहाँ नौकरी करेंगे एक दिन आकर के, इस तरीके के स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? इज इट अ मैच्योर इवन स्टेटमेंट? ठीक है, अगर आपको लगता है कि बेसिकली आप ना जस्टिफाई कर रहे हो कि पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं हो, आपको जस्टिफिकेशन चाहिए कि बाकी पाकिस्तान बना जी, सही हुआ जी, सही हुआ है, सही हुआ है जी। तो वो भारत को गालियां मिलती रहेंगी जब तक पाकिस्तान एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में। भारत गाली खाएगा,
क्योंकि आपको पाकिस्तान की जस्टिफिकेशन इंडिया की विलिफिकेशन है। पाकिस्तान तभी सही है जब इंडिया एक खराब देश है। करते रहिए। और मैं तो एक बात को जानता हूं, मैं दुनिया के हर थ्योरी से बड़े वाकिफ हूं, बड़े अच्छे से पढ़ा हूं थ्योरीज को, और मुझे पता है कि हर थ्योरी की एक शेल्फ लाइफ होती है। आपको एक दिन उस रास्ते पे जाना होगा। जब तक आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, इस तरीके का कीजिए मैली आंख से देख रहे हैं, और क्या है वो मैली आंख, वो ये बता नहीं रहे। क्या करना चाहता है भारत आपके साथ? भारत बार बार कह रहा है कि भाई पीओजेके के अलावा हमारे आपसे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। मैली आंख तो आपने लगाई हुई है, यहाँ पे बम विस्फोट करवाते हो, यहाँ पे आप रेडिकल इस्लामिक बातों को फैलवाते हो, सब कुछ तो आप कर रहे हो। अब इस पे हम क्या आपसे? कश्मीर में आपने आग लगा दी, बुरहान वानी को आप अपना हीरो बनाते हो। बुरहान वानी कहता था कि भैया हमें तो इस्लामिक स्टेट बनाना है। तो आप चाहते क्या हो ये तो भैया कोई नहीं जानता। आप बोलना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, और ऐसा आपने क्रेडिबिलिटी बना दी है अपनी की समाज में। अब कोई आपको सीरियस लेता ही नहीं है, या आपकी बात पे भरोसा ही नहीं करता। मुझे हमेशा मेल आते हैं, टेक पाकिस्तानी एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको नहीं पता है वो किस तरीके का ट्रैप करेंगे, बिकॉज पीपल हैव नो फेथ कि आप जो कह रहे हो वो आप करोगे। हमेशा एक डाउट सा है। तो अब ये अब इसका हम क्या जवाब दे? बाजी को ये इसका कोई जवाब हो सकता है कि भारत हमको मैली आंख से देख रहा है और अफगानिस्तान हमको साफ सुथरी आंख से देख रहा है। कौन आपको साफ आंख से देख रहा है? बैटल ऑफ बदर आप लड़ रहे हो, उसके बाद ऑपरेशन खंदक और बदर आप लड़ रहे हो, बेयल्ले से आप लड़ रहे हो। तो जब आपका आंख मैला खुद है तो आपको सारी चीजें मैली दिख रही हैं। वो है ना कि सारी जिंदगी शीशा आईना साफ करते रहे, पता चला धूल चेहरे पर थी। तो पॉइंट वही है कि आप चेहरा ही नहीं धो रहे हो। पर ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब आपसे चेहरा धुलवाएंगे, वो भी लाइफ बॉय से। जी आसिफ साहब, कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने जो स्टेटमेंट पास की, क्या कहेंगे आप कि हम जो है कश्मीरियों के साथ हैं, और हर प्लेटफॉर्म पे हम जाके बात करेंगे। जब यूएन में बात जाती है तो सिचुएशन कुछ और जो है वो इख्तियार हो जाती है। हर बार हम देखते हैं कि हमारे जर्नलिस्ट या हमारे जो ऑफिशियल्स हैं यूएन में जाके बात तो छेड़ते हैं, लेकिन फिर इंडिया की जानिब से भी भारी भरकम उनको जवाब काउंटर मिलता है। क्या कहेंगे? मतलब डॉक्टर एस जयशंकर की एग्जांपल हमारे सामने है, रिसेंट जो कश्मीर में हुआ। कश्मीर के हवाले से जो स्टेटमेंट पास की यूके में, जब डॉक्टर एस जयशंकर गए हुए थे यूके, और हमारे जर्नलिस्ट ने भी उनको कश्मीर के हवाले से भी कुछ सवाल किए, फिर आगे डॉक्टर एस जयशंकर ने भी उनको काउंटर किया। क्या कहेंगे? इस तरह की स्टेटमेंट्स आए दिन हम सुनते रहते हैं। देखिए बाहा, मैं इस वक्त आपको मेरे पीछे से अजान की आवाज आ रही होगी, सुनाई दे रही है? जहाँ पे मैं जी बैठा जी। हूँ ना, तो पास ही अजान हो रही है। तो आपको पता है कि हम जो मुस्लिम्स हैं, हमारा अजान पे बहुत बिलीव है, फेथ है, कुरान पे बहुत फेथ है, बिलीव है। तो मैं ये अजान को गवाह बना के आपसे ये बात कर रहा हूँ कि कश्मीर हमारे लिए सियासत का मसला नहीं है। सियासी मसला कुछ भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। कश्मीर तक़सीम बरे-सग़ीर का वो नामुकम्मल एजेंडा है जिसने एक ना एक दिन तकमील की जानिब जाना ही जाना है। और कश्मीर पे हम लोगों ने कभी सियासत नहीं की, हमारे बच्चे से लेके बड़े तक कभी कोई कश्मीर पे सियासत नहीं करता। कश्मीर हमारे लिए उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान की शहरत कहा जाता है। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल था और नामुकम्मल है। हमारा कोई और झगड़ा नहीं है पूरे भारत के साथ। ठीक है, हमारा अपना मौक़िफ़ है कि हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी तहज़ीब है, हमारे अपना इंडस सिविलाइज़ेशन है, आपका अपना गंगा-जमुना है, आप रखिए। किसी और चीज़ पे कोई कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। आप कहेंगे आके कि मोहनजोदड़ो भी आपका है, आप आके अगर हमसे कहेंगे तो हम कहेंगे चलें ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों का मुश्तरका हो जाएगा, ले लें। लेकिन और कोई झगड़ा नहीं है। कल को कश्मीर का इश्यू सॉल्व हो जाता है, मैं कहता हूँ कि इस तरह आना-जाना होगा आपस में, जिस तरह लोग एक-दूसरे से मिलना चाहते हैं, बाहें फैलाए बैठे हैं लोग। यहाँ पे लोग आते हैं और मेरा ख़्याल ये है कि हमारे कुछ दोस्त जो पहले गए हुए हैं माज़ी में, जिस तरह उन्हें वार्म वेलकम वहाँ पे किया गया है, इस चीज़ की हकीकतन वाक़ई नहीं मिसाल मिलती। सिर्फ़ एक छोटी-सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हमारे करीब ही एक कस्बा है संजरपुर, रहीम यार ख़ान का एक वो नवाही टाउन है। तो मैं एक दफ़ा लाहौर वाघा बॉर्डर पे हिंदू यात्रियों का एक जत्था आया, शैदानी दरबार है एक सिंध में, वहाँ जाने के लिए हयात पताफी। 125 लोग थे, तो उनमें से एक बंदे से मैंने सवाल किया
तो मैंने क्या, उसने मुझे आगे से ये जवाब दिया कहता कि हमारा जो गाँव है वो संजरपुर है। मैंने कहा यार संजरपुर तो हमारे पास ही, आप कभी गए हो? कहता मैं नहीं जा सका, मेरे पिताजी की बड़ी ख्वाहिश थी, हिंदू फैमिली थी वो, कि हम जाएँ, लेकिन नहीं जा सके। हाँ, ये हुआ कि एक बंदे ने हमें संजरपुर की मट्टी ला दी। तो उस मट्टी को गमले में लगा के मेरे वालिद ने उसमें तुलसी का पौधा लगाया हुआ है घर में। पिता की डेथ हो गई है, अब कहता मेरी ख्वाहिश है जाने की, और मैं इसी उम्मीद पे पाकिस्तान जब भी आता हूँ, तो आता हूँ कि वहाँ जा सकूँ। यानी ये लोगों के मोहब्बत के सेंटिमेंट्स हैं। यानी ये मैं अपनी बात तो मैं करता ही करता हूँ, जो मैं उधर के दोस्तों की बात करता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, ये आप देखिए, ये पीछे एक पेंटिंग है। ये ऊपर आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये कोट बादल खान, तहसील फ्लौर, ज़िला जालंधर, मशरकी पंजाब, इंडियन पंजाब की है। ये साथ आगे कोने में दूसरी तरफ आपको एक छोटी-सी हवेली नज़र आ रही होगी। ये ज़ैलदारों की हवेली है वहाँ पे, जो अब गिरा दी गई है, लेकिन मस्जिद आज भी उसी सूरत में बाकी है। यानी आप ये देखें कि ये वो पेंटिंग है जो हमारे घर में मेरी दादी माँ ने अपनी याददाश्तों के सहारे बनवाई हुई थी, और इसको हर साल 2 साल बाद हम लोग हल्का-फुल्का पेंट करवा के इसको ठीक करवा देते हैं। यानी ये वो मोहब्बत के जज़्बात हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते, दोनों ममालिक के दरमियान। तो जहाँ तक बात है, मैं वही फिर कहूँगा कि जब तक कश्मीर का इश्यू सॉल्व नहीं होता, हम लोग वहाँ नहीं जा सकेंगे, वहाँ के लोग आज़ादाना यहाँ नहीं आ सकेंगे। जो यहाँ आएगा उसको मखसूस सिटी का वीज़ा मिलेगा। वहाँ अगर दरबार के बहाने भी चले जाएँगे, तो वहाँ से अजमेर से या दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया मज़ार से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो इसलिए नफ़रतों को ख़त्म करने का एक ही ज़रिया है मेरे ख़्याल में, कि जो सबसे बड़ी जड़ है मसले की, जो फ़साद की, उसको ख़त्म किया जाए, उसको लाया जाए, वरना हर साल यही मौक़िफ़ दोबारा-दोबारा दोहराया जाता रहेगा। जो पिछले कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ बचपन से, जब भी 23 मार्च, क्योंकि यहाँ पे यौम जमहूरिया है पाकिस्तान में, तो उस पे जब भी तकरीर होगी सदर पाकिस्तान की, ऐसा ही मौक़िफ़ सुनने को मिलेगा। इसलिए आइए इस मसले के हल की तरफ बढ़ें, मामला ख़त्म करें, हल करें, ताकि दोनों ममालिक आगे बढ़ सकें। माज़ी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि उसी लकीर को ना हम पीटते रह जाएँ। और वरना यही होगा कि 4 नस्लें मेरी बीत चुकी हैं मशरक़ी पंजाब जाने की ख़्वाहिश में। इसके बाद शायद मैं भी चला जाऊँ, और उसके बाद मेरे बच्चे वेट करते रहें कि शायद कभी जाने का मौका मिले, और वो मौका इस तरह के हालात में कम से कम कभी भी नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर इशू के हवाले से बात हुई और हम आए दिन देखते हैं कि यहाँ से भी कश्मीर इशू को उठाया जाता है, तो उधर से भी उठाया जाता है। दोनों तरफ से जो है ब्लेम गेम चलती रहती है। इस पर आप क्या राय रखेंगे? और जो प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से बात की प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकां कमड्डमड्डमड्डमन्निनादवत्। ये शिव तांडव स्त्रोत है। वैसे तो मैं गॉड में बहुत ज्यादा मानता नहीं, पर चूंकि आसिफ साहब ने भगवान को इन्वोक किया, तो मैं भी आपको ये भगवान को इन्वोक करके कह रहा हूं कि भारत का कश्मीर अटूट और अभिन्न अंग है। आप अब भारत को किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते। आपके पास एक ही सोल्यूशन है कश्मीर का, कि आप पीओजेके को भूल जाएं, बस। और कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता। आप लड़ने को तैयार हैं, ब्रिंग इट ऑन। उन्होंने, महाराजा ने साइन कर दिया था, जो वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के पक्ष में। आपने फोर्सेस भेजी, हम यूनाइटेड नेशन में गए, यूनाइटेड नेशन ने जो है वहां पे रिजोल्यूशन पास करके आपको एज एन एग्रेसर रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि आपको कहा गया सारी फोर्सेस निकाल लें। उसके बाद आपने चाइना को एक टेरिटरी का पार्ट दे दिया, ताकि चाइना भी इसकी पार्टी बन जाए। तो मैं ये पूछता हूं कि मशरकी पाकिस्तान आप आना चाहते हैं और भारत में आना चाहते हैं, उसकी जरूरत ही क्या है? अब जब रास्ते बदल दिए, तो एक दूसरे के घर नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जिन शर्तों पे आप भारत में आना चाह रहे हैं, भारत अब उन शर्तों को मानेगा नहीं, अनलेस अनटिल की भारत की पूरी जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की तरह सोचने लगे। क्योंकि कम्युनिज्म जो था, जिसने आपको इतना सहारा दिया भारत में पनपने का, उसके दिन नंबर बचे हैं। वो 1-2 स्टेट में समर चुके हैं। उनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था कि लव फॉर इस्लाम एंड हेट फॉर हिंदुइज्म और लोकल कल्चर, दैट हैज आउटलिव्ड इटसेल्फ। अब उसके अलावा कुछ बचा नहीं है।
और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में विश्वास है तो ये किताब है, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन बाय विल डुरांट। विल डुरांट की किताब है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, 8-10 किताबें लिखी हैं इन्होंने। उसमें ये लिखते हैं, द मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोबेबली द ब्लडीएस्ट स्टोरी इन हिस्ट्री। It is discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precarious thing whose delicate complex of order and liberty, culture and peace may at any time be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within. तो भारत हजारों वर्ष में अपनी टेरिटरी में बना, हमने बहुत स्वेच्छा से प्यार से आपको दे दिया, जितना इस्लाम के नाम पे आप इस टेरिटरी को ले सकते थे वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पंजाब का टुकड़ा आपका, बंगाल का टुकड़ा आपका, केपीके आपका, सिंध आपका, अफगानिस्तान आपका, बट नो मोर। एक आपके पास, अगर आप कश्मीर को लेकर के अपनी अपनी सिविलाइजेशन में और जहर भरना चाहते हैं, आप भरिए, आपके कर्मों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट हमारी नैरेटिव सिंपल है कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो चुका है, एक्सेशन मिल चुकी है हमको, कश्मीर हजारों वर्ष से भारत का है और भारत का रहेगा। टू नेशन थ्योरी फेल हो चुकी है, अब उसके बारे में आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं तो रखें, आप हमारे से मतलब नहीं रखना चाहते आप ना रखें। आपको आपका देश मुबारक हो, आप वहां खुशी से रहें और ईश्वर करे कि खूब आप तरक्की करें। मेरा इससे ज्यादा कोई कहना नहीं है, मगर 1 इंच भी टेरिटरी बीओजेके की नॉन नेगोशिएबल है एज फार एज इंडियंस आर कंसर्न। हाँ, आप न्यूक्लियर वेपन और फोर्स का यूज करना चाहेंगे, हम आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी स्वेच्छा होगा, आपका डिसीजन होगा। जी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक और बात भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंटरनल और एक्सटर्नल टेररिज्म का मुकाबला जो है वो कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम मुकाबला कर रहे हैं तो अभी तक बलूचिस्तान की सिचुएशन पूरी तरीके से क्यों नहीं पीसफुल हो सकी? क्या कहेंगे आप? देखें, बलूचिस्तान में टाइम्स आते हैं, उसमें मुख्तलिफ पैच आए हैं, यानी ये नहीं है कि वहाँ कंटिन्यूसली कोई इशू है। कभी इशू आ जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है। जब कभी वहाँ पर जो है उनको ऑर्गेनाइज़ करके जो वहाँ के कुछ लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनको बढ़ावा दे दिया जाता है, तो मसला दोबारा से खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है, अब देखें कि आप पहले जब ये इश्यू शुरू हुआ, अय्यूब खान के दौर में रहा, फिर वो सॉल्व हो गया, रिज़ॉल्व हो गया। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नवाब अकबर बुगटी की फ़रमाइश पे, मैं अक्सर कहा करता हूँ उनकी फ़रमाइश और डिमांड पे, वहाँ पे ऑपरेशन किया गया। उन्होंने खुद, वो गवर्नर थे नवाब अकबर बुगटी साहब, क्योंकि उनको अपने दूसरे कबीले जो थे, मरी वगैरह, उनसे मसाइल का सामना था, उन्होंने करवाया। और आज भी उनके मुतालबात के न्यूज़पेपर्स रिकॉर्ड से निकलवाए जा सकते हैं। उसके बाद जब जनरल ज़िया का दौर आया, उन्होंने ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। फिर हालात पुरसुकून हो गए। यानी ऐसा नहीं है कि मामलात होते रहे, फिर आके मुशर्रफ दौर में हालात ख़राब हुए, फिर वो ठीक हो गए, डॉक्टर मलिक जब वहाँ पे वज़ीर आला बने। तो इस तरह मामलात उठते-बैठते रहते हैं। तो और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इसकी जानिब से अब आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा रिबाहा, कि वहाँ पर एक तो पुलिस है, पुलिस के बराबर वहाँ लेवीज़ हैं। जो पुलिस है वो शहरों तक महदूद है, 5-6 शहरों तक बड़े। बाकी सब इलाकों में लेवीज़ फ़ोर्सेस हैं, जो सरदारों के साथ मिलके बनाई गई है। अच्छा, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, जो सरदार हैं, अब बड़ा अजीबो-गरीब वहाँ के, यानी कि मसला ऐसा गुंजलक किस्म का है कि जब मुशर्रफ दौर में सारी की सारी पुलिस कर दी गई वहाँ पे। उन्होंने लेवीज़ को पुलिस में ज़म करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया कि पुलिस करे सारा। तो जैसे ही वहाँ पे मुशर्रफ गया है और नई हुकूमत आई है, नवाब असलम रसानी वज़ीर आला बने हैं, उन्होंने सबसे पहला फैसला, उन ट्राइब्स ने, उन सरदारों ने, वहाँ की जो असेंबली थी उसने ये किया कि वो ख़त्म, ए और बी कैटेगरीज़ बहाल, लेवीज़ भी रहेगी, बाकी जो मेन सिटीज़ हैं, म्युनिसिपल कमिटीज़ हैं, वहाँ पे पुलिस रहे। अच्छा, वहाँ की जो अवाम है, जो ट्राइब्स चीफ्स हैं और जो मेन लोग हैं, वो लेवीज़ को नहीं हटाना चाहते, पुलिस नहीं आने देना चाहते। लेवीज़ अब उनकी ज़ाती फ़ोर्सेस हैं, ज़ाती मुलाज़म हैं सारे। अच्छा, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ज़बरदस्ती गवर्नमेंट करती है कि वहाँ पे सारी पुलिस हो जाए, तो वो सारे सरदार शोर डाल देते हैं।
यानी हालात ऐसे बने हुए हैं अजीबो-गरीब से कि जिसको आप चूं-चूं का मुरब्बा कह लें, वो समझ नहीं आते। तो लेवीज़ वहाँ पे ज़िम्मेदार है और पुलिस है। अब लेवीज़ क्योंकि उस तरह की ट्रेन्ड फ़ोर्स नहीं है, वो अक्सर सरदारों के अपने मुलाज़मीन पे मुश्तमिल है। तनख्वाह हुकूमत से लेते हैं वो एज़ ए पुलिस। तो ये मसाइल हैं। एक्चुअल जो मसला है लेवीज़, पुलिस और उसके बाद जो फ्रंटियर कॉन्स्टि को है, तो एफसी वाले उनका है। अब एफसी जो है वहाँ पे वो ज़्यादातर कुछ 90% उसमें पश्तून है वहाँ पे। है बलूचिस्तान के ही पश्तून, क्योंकि ब बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी आबादी पश्तूनों की भी है। तो ये इन्होंने मिल के उसको कंट्रोल करना है। फ़ौज बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। तो आप जो कह रही हैं कि हालात बढ़ते हैं, कम होते हैं, तो वो बेसिकली ज़िम्मेदारी वहाँ की बलूचिस्तान गवर्नमेंट की है। जो बलूचिस्तान हुकूमत है, उसका काम है कि वो सारे मामलात को कवर करे, कंट्रोल करे। अगर वहाँ पे मसाइल हैं, तो उनको एड्रेस करे। तो ये हो जाएगा हल। मैं कहता हूँ इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना हम समझते हैं। क्योंकि जो वहाँ पे लोग हैं, जितनी 2 करोड़ की यार पॉपुलेशन है, उसमें से अगर कोई 5-7 हज़ार लोग किसी पेरोल पे चले जाते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है, किसी एजेंडे पे चले जाते हैं, तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। लेकिन स्टेट की प्रॉब्लम ये है कि स्टेट माँ होती है। उसने सबको ही उड़ा के नहीं रख देना होता। उसकी कोशिश होती है कि जो मुख्तलिफ पार्शियली मामलात को हल किया जाए, किसी को माफ़ी दी जाए, किसी को सज़ा दी जाए, किसी को साथ मिलाया जाए, इसलिए मामलात हैं। अगर स्टेट ने ये फैसला कर लिया कि इनको बिल्कुल हमने सफाया कर देना है, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन स्टेट की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और स्टेट जज़्बाती होके गुस्से में आके कभी भी फैसला नहीं कर सकती। वो अपने लोग हैं ज़ाहिर है, अगर किसी और के हाथ में खेल भी रहे हैं, तो उनको भी किसी तरीके से ही हैंडल करना होता है। जी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये भी कहा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल टेररिज्म का मुकाबला पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे डीजीआईएसपीआर ने भी ये कहा कि जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती हैं टेररिज्म के हवाले से वो सोची समझी साजिश है बीएलए और टीटीपी और इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? आप म्यूट है सर। धन्यवाद। आपके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ऑपरेशन खंदक टेररिज्म है। सोच लीजिए आप क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति जो आपके कह रहे हैं वो किसको टेररिज्म कह रहे हैं, उनके समझ में आ रहा है? टेररिज्म तो वो कर रहे हैं। टीटीपी का जस्टिफाइड डिमांड है कि हमें आने दो, शरिया लगाने दो। वो क्यों नहीं मान रहे, मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा हूं। आसिफ साहब इतनी अच्छी बात कह रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूं इस्लाम के नाम पे देश बना हुआ है, वहां कब आएगा शरिया? मैं इसका वेट कर रहा हूं। कब वो दिन आएगा जब जो अफगानिस्तान जिस रास्ते पे है, जिस रास्ते पे टूनिशिया है, सूडान है, आप कब जाइएगा उस रास्ते पे? मैं उसकी बड़ी बेचैनी से व्यवस्था करूं कि मैं देखूं भारत का वह हिस्सा जो जो आपकी आइडियोलॉजी से चल रहा है, वहां पे दूध दही की नदियां बह जाए। मैं तो परेशान हूं कि ताकि हम भी वी शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ इट एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आवर सोसाइटी टू गेट प्रोस्पेरिटी, इक्वलिटी, जस्टिस। आप उसको टेररिज्म कह रहे हो। यार आप कुछ तो सोचो कि आप किसको टेररिज्म कह रहे हो। बीएलए को कैसे टेररिज्म? वहां पे कौन है ये लोग जो बीएलए वाले हैं? इनके तो सारे नाम तो इस्लामी नाम है भाई। वो तो कोई हिंदू भी नहीं है। चलो भाई, एक आपने पकड़ लिया था हमारे कुलभूषण जाधव साहब को, बाकी कौन हिंदू है वहां पे बीएलए में? तो क्या एक मुसलमान टेररिस्ट हो सकता है? आर यू एक्सेप्टिंग दिस लॉजिक? कैन अ मुस्लिम बी टेररिस्ट? सारी दुनिया में तो कहते हैं भाई इस्लाम का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, एक मुसलमान टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। तो बलूचिस्तान तो बलूच लोग तो मुसलमान है ना, प्राउड मुस्लिम है, वो कैसे टेररिस्ट हो सकते हैं? आप उनको टेररिस्ट क्यों कह रहे हो? आप उनके साथ जाति कर रहे हो। वो अपनी डिमांड कह रहे हैं, आप टेररिस्ट कह रहे हो, जबकि सारी दुनिया को पता है कि भाई मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता, असंभव है वो। और मैं इस बात को मानता हूं कि एक मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान में टेररिस्ट कौन है फिर? ये टेरर कहां है? आप एक कोई प्रिंसिपल तो अप्लाई कीजिए। मैं नहीं मानता ऑपरेशन खंदक टेररिज्म है ना। मैं तो मानता हूं ये वाकई में बैटल है इनफाइडल के अगेंस्ट में। जो आप इनफिडेलिटी फैला रहे हो,
उसके अगेंस्ट में बैटल ऑफ खंदक, वो सही बैटल है। वो खंदक खोद के वो आपको फंसाएंगे और आपको उस रास्ते पे जाएंगे। आपने वादा किया था भारत के मुसलमानों से। गंगा जमुना तहजीब जो आप कहते हो, बेसिकली उसका नाम है टू नेशन थ्योरी। उसको आप चूरन चटाते हैं हमारे यहां गंगा जमुना तहजीब कह के। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब आपकी होगी। और कौन सी तहजीब है? तुर्कों की तहजीब है। इस्लामिक तहजीब तो तुर्कों की नहीं हो सकती। ये ताजमहल तो तुर्कों ने बनाया था। और उसके बाद वो आदमी हमारे लगे, पैसा हमारा लगा, स्कल्पचर हमारे लगे, और वो आपका हो गया। इवन जब उज्बेकिस्तान में बिल्डिंगें बनती थी तो इंडियन आर्टिसंस को बुला के ले जाते थे। इस तरीके का हमारे यहां आर्किटेक्चर हुआ करता था। तो मुझे समझाइए, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कौन सी तहजीब। आप तुर्कों की तहजीब को अपना तहजीब मानते हो कि अरबों की तहजीब को मानते हो? इस्लामी तहजीब तुर्कों की है और तुगरल की है, या इस्लामी तहजीब अरबों की है? मैं नहीं समझ पा रहा भैया। मुझे जहां तक पता है इस्लामी तहजीब तो अरबों की होनी चाहिए, मगर आपके सारे माई बाप तुर्क बने हुए हैं, बाबर, गौरी। तो अब मुझे आप समझाइए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई टेररिज्म है पाकिस्तान में ना। पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं है। मैं उसको टेररिज्म मानूंगा ही नहीं। वो सिविल वॉर है। आप यू आर इन अ वॉर। वॉर और टेररिज्म में अंतर समझ लीजिए क्या होता है। टेररिज्म जो है, इट्स एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कैरीड आउट बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, इररेगुलर्स। टीटीपी तो कह रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो कह रहा है हम ही स्टेट है, तुम कहां से स्टेट हो? वो कह रहा है पाकिस्तान, और तालिबान ऑलरेडी है वहां पे। आपकी डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। पाकिस्तान में कोई टेररिज्म नहीं है। क्या बुरहान वानी टेररिस्ट था? वो इस्लामिक स्टेट की स्थापना की मांग करता था कि हमें कश्मीर में इस्लामिक स्टेट बनाना है। वॉज ही अ टेररिस्ट? अगर इस्लामिक स्टेट को कश्मीर में मांगने वाला कश्मीर में टेररिस्ट नहीं है, तो इस्लामिक स्टेट को पाकिस्तान में मानने वाला कैसे टेररिस्ट हो जाएगा? कैसे? और जब एक मुसलमान कभी टेररिज्म कर ही नहीं सकता, तो सारे बलूच मुसलमान हैं, सारे टीटीपी के लोग मुसलमान हैं, वहां टेररिज्म कैसे हो जाएगा? यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। और वो वॉर इसलिए है क्योंकि आपने 1947 में वादा किया था कि निजाम मुस्तफा लाएंगे, और आपने उनको निजाम विक्टोरिया दे दिया है। झूठ जब आप बोलेंगे अपने लोगों से, तो वो तो आप ही नाम होंगे ही ना। आपने क्या बोला था कि हम यहां पे एक इस्लामिक रिपब्लिक लाएंगे। कहां इस्लामिक रिपब्लिक है? आपके जज साहब लोग इस्लामिक रिपब्लिक में हैं। वो अमेरिकन और ब्रिटिश जो है, वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वाले जजमेंट वाले वो कपड़े पहन के बैठते हैं। वो इस्लामी निजाम का हिस्सा है। जजमेंट आपके जो आ रहे हैं वो इंग्लिश प्रिंसिपल्स को लगा रहे हैं, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशंस को लगा रहे हैं, वो इस्लामी निजाम का नतीजा। आपके वकील लोग काला कपड़ा पहन के जा रहे हैं, ये इस्लामी निजाम। कभी आपने मुस्लिम वकील को देखा है? अरबी वकील को देखिए, वो चोगे में जाता है, मैंने डील किया है। तो धोखा दीजिएगा तो नहीं चलेगा। मैं मांग करता हूं जिन्ना साहब की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, कि हमें शरिया दीजिए। और कोई ये मतलब ये ताहिल कादरी का इस्लाम पढ़ लो, ये उनका, हमारे लिए इस्लाम कंप्लीट हो चुका है भाई। प्रॉफिट साहब ने एकदम क्लियर मैसेज दिया है, और अल्लाह ने कहा है कि कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता। तो कौन है ये ताहिल कादरी और ये लोग हमें बताने वाले? वी डोंट नीड देम। हमें वैसा इंप्लीमेंट करने वाला लॉ दे दिए, सिस्टम बनाइए भाई। आप ऐसा ना कीजिए भारत के लोगों के साथ। ये नाइंसाफी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा दिल रोता है इस बात को लेकर। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट प्लीज नाफिज कीजिए शरिया और खुश रहिए। सर, आपकी मम्मी वाला डायलॉग जो है ना, वो आज भी लोगों को बहुत याद है। दोस्त की मम्मी थी वो, मेरी मम्मी नहीं थी वो। दोस्त की मम्मी रो रही थी, मेरी मम्मी तो हमें रुला देती थी। वो कौन सा था? सर, वो ये अक्सर अपने दोस्त की मम्मी के ना नकलें मेरी ना एक उतारते दोस्त की हैं। माता जी थी, आसिफ भाई। तो ना उनके घर हम लोग जब भी जाए ना, कुछ भी बात वो करे ना, जैसे कि अरे आंटी क्या आपने रसमलाई बनाई थी, बहुत अच्छा बनाया। अरे बेटा तुम लोगों के लिए बनाए। अरे भाई तो इसमें रोने की क्या आवश्यकता, आप ऐसे ही बता दीजिए। कि वो हर बात पे रो देती थी यार। तो हर बात पे पैर छू दी ना, तो उसमें भी उनके आंसू गिरा रहे, बेटा तुम लोग कह रहे हो वापस आना। हाँ आंटी, कोई वापस, कोई उसमें थोड़े जा रहे हैं भाई कि जंग में जा रहे वापस नहीं आएंगे। अरे भाई 1-2 महीने बाद वापस आ जाएंगे। अरे बेटा तुम लोग ख्याल रखो अपना। बहुत रोती थी। तो वो मैंने अडॉप्ट किया है अपने टॉक्स में जी।
हम्म, ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, व्यूअर्स के मोहम्मद लिए। काफिर की बैटरी भैया डाउन हो रखी है, हम जब से आए हुए हैं यूनिवर्सिटी से, बाद से यहीं बैठे हुए हैं, सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो मोहम्मद काफिर को जल्दी विदा कीजिए। सर आप चले गए, कोई नहीं यार, रेस्ट कर तो ले, नो प्रॉब्लम, हम प्रोग्राम परसों कंप्लीट कर लेंगे ये वाला। नहीं नहीं, नहीं प्रोग्राम नहीं, अभी आप हमारी कंप्लीट कर छोटी लें। बहन है, फिर हम आप आपके लिए आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं भी आसिफ थक साहब गया इतने बस। मसमूम है, कहते नहीं नहीं अभी प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो आसिफ साहब तो बड़े तो अच्छे ये आदमी है यार, मैं आसिफ साहब को ना दिल से बड़ा पसंद मैं करता हूँ। कब आई लाइक हिम, इज अ नाइस मैन। नहीं आसिफ परसों साहब इनका बहुत और आ अच्छे जाता इंसान। है। तो बहरहाल जी, जहां तक बलूचिस्तान का मामला है, तो आपने शायद पढ़ा होगा, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ख्वारिज एक फिरका है मुस्लिम्स में, सेक्ट है। तो ये होली प्रॉफिट के दौर से ही ये स्टार्ट हो गया था और इसके बारे में कहा ये गया था। होली प्रॉफिट ने खुद कहा था कि ये लोग दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से। और एक बंदा उसी दौर में ही हुआ था, ये नजद से ये गया था जिसने कहा था कि आप इंसाफ नहीं कर रहे। तो ये वही ख्वारिज हैं जिनको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो हैं, उन्होंने जंगे नहरवान में शिकस्त दी थी और इनको मारा था। मैंने शायद आपसे ही पहले ये जिक्र किया था कि ये लोग बहुत बड़े दीनदार थे, इतने मजहबी थे, इतने रिलीजियस थे कि एक दफा खजूरों की एक खजूरें बेचने वाला आ गया, तो एक इनके बंदे ने उठा के खजूर मुंह में डाल ली, तो सब उसे पड़ गया और उन्होंने उसका गला दबा के खजूर बाहर निकाल ली कि तुमने नाहक किसी का माल क्यों ले लिया। यानी ये खुद को इस तरह का रिलीजियस कहा करते थे। और वहां पे एक उस वक्त एक जानवर जा रहा था, किसी ने उसे मार दिया इनमें से, तो उसको मारना शुरू कर दिया इन्होंने कि तुम नाहक फसाद फैला रहे हो जमीन में। लेकिन दूसरी तरफ ये मुस्लिम्स का ही कत्ल करने में इस तरह थे शक्कील कलब कि मार देते थे जो नजर आता था, जो उनसे इख्तलाफ करता था उसको कत्ल कर देते थे। और जो हुकूमत वक्त थी हजरत मौला अली की, उसके खिलाफ अगर कोई उसके हक में बात करता था इनके इलाके में, तो उसे कत्ल कर देते थे। तो हजरत अली ने इनके खिलाफ जिहाद किया और जाके इन पे अटैक किया, जंगे नहरवान भी। तो ख्वारिज उन्हें कहा गया और ये खारजी तब से चले आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ टीटीपी है, इसको बाकायदा तौर पे उलमाए कराम खारजी फिरका करार दे चुके हैं कि ये दीन से निकले हुए लोग हैं। बज़ाहिर ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा मज़हबी होते हैं, नमाज़ें बहुत पढ़ते हैं, कुरान बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये उसी दौर से ही इनको निकाल दिया गया है। इसलिए ये खारजी तो जो है, इनका इस्लाम से तो लेना देना कोई नहीं। इसलिए जो पाकिस और दूसरी बात, जो जिहाद है वाज़ेह तौर पे हमारे यहाँ उसपे मौजूद है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिहाद नहीं हो सकता। जहाँ पे हुकूमत वक्त इजाजत ना दे जिहाद की, तो जिहाद नहीं होता। तो इसलिए इनको खारजियों को आप इस्लाम से मत मिलाइए, ये ना कहिए कि ये आके इस्लाम नाफज कर देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। इनका है कोई नहीं ताल्लुक। तो बाकी इसी तरह बलूचिस्तान में भी आप कह रहे हैं कि उनके नाम मुसलमानों वाले हैं, तो भाई मैंने पूरा खारजी फिरका बता दिया और आज से नहीं है, 1400 साल से चला आ रहा है। ये एक ग्रोह जो मौजूद है और इसने आते ही रहना है क़यामत तक। तो इसलिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इस्लाम का बाकी जो दहशतगर्दी फैलाएगा, इस्लाम से तो वो निकल गया ना, जो नाहक किसी को कत्ल करेगा जाके। नाहक कत्ल करने की तो किसी को इजाज़त ही नहीं है। हमारे होली प्रॉफिट ने वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है और फरमान ये मौजूद है। मेरा ख़्याल है कि अब मैं किताब कोट नहीं कर पा रहा, लेकिन ये है कि अगर एक तरफ बैतुल्लाह को आग लग रही है, दूसरी तरफ एक मुसलमान की जान ज़ाया हो रही है, तो जो उसकी जान है वो ज़्यादा कीमती है उससे कि अगर कोई और मामला हो जाए। तो इसलिए जो इंसानियत की जो तकरीम है, जो एक बेगुनाह इंसान को मारता है, उसका इस्लाम से यकीनन कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। वो इस्लाम से तो खारिज उसी वक़्त हो गया जब उसने किसी बेगुनाह को मारा। तो इसलिए इस बात को तो आप ना करें कि बलूचिस्तान वाले जो हैं या टीटीपी वाले हैं, जो लोग टेररिज़्म फैला रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो इस्लामी रियासत के लिए कर रहे हैं। इस्लामी के लिए वो कर नहीं रहे। अफ़गानिस्तान का मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो ट्राइबल एरिया है भाई। वो उनका जो इस्लाम नहीं है, वहाँ पे जो हुकूमती निज़ाम भी है, वो भी ट्राइबल सिस्टम पे मुश्तमिल है। उनकी अपनी रसूमात हैं, उनका अपना इलाका है। वो अपने हिसाब से जो मर्ज़ी करते रहें। मेरा ख़्याल है कि किसी के भी जाके कल्चर में हमें मुदाख़लत नहीं करते हम। उनका अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है। जब तक वो हिस्सा थे इंडस वैली सिविलाइज़ेशन का, तब तक थे। काबुल हिस्सा रहा है, कंधार हिस्सा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वहाँ की डेमोग्राफ़ी चेंज हो चुकी है, तो जब डेमोग्राफ़ी चेंज हो जाए, तो फिर ज़बरदस्ती तो हम उस किसी को अपने कल्चर में नहीं ला सकते ना।
डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, जब से मियाँ साहब आप अपनी तकरीर बोल रहे हैं तब से आप हंसी जा रहे हैं, आप बताएं क्यों हंस रहे हैं? नहीं, मैं तो वो मैंने एक इनके लिए शेर कहा था कि क्या करूं, इतना प्यार आता है क्योंकि मेरा यार बड़ा सादा है, मगर दिक्कत है कि उसका दोस्त अलकायदा है। तो समझ रहे तो देखिए, ऐसा है कि बड़ा डेफ्टली इन्होंने कहा, एक कोट किया, हदीस ही होगी मेरे ख्याल से, कि प्रॉफिट ने कहा इनको कि भाई एक तरफ बैतुल्लाह जल रहा हो, एक तरफ कोई मुसलमान की जान बचानी हो तो मुसलमान की जान बचाओ। उसके बाद ये मुसलमान की जगह इंसान पे आ गए। जान तो मुसलमान की बचाने की आपको दी गई है सलाहियत, इंसान की नहीं। इंसान और मुसलमान में बहुत अंतर है। मैं नहीं मानता इस्लाम को, तो मैं तो मुसलमान नहीं हूं किसी भी कीमत पे। मेरी जान बचाने की आपको शिक्षा नहीं दी गई है, मेरे यहां दी गई है। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। सबका भला हो और सबका अच्छा हो। वो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जो शांति मंत्र है वो मैं आपको सुना देता हूं कि उसकी जो डेप्थ है, जब आप बात करते हैं कि मानवता की सब किसका भला हो। ओम ओम द्यौ शांति, एक मिनट सॉरी। ओम द्यौ शांतिरक अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरम ओषधय शांतिर वनस्पतयः शांतिर विश्वदेवः शांतिर शांतिर ब्रह्म शांतिर सर्व शांतिर एवं शांतिर शांतिर एधि। शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या है भाई, कि आकाश में शांति, अंतरिक्ष में शांति, पृथ्वी पर शांति, जल में शांति, पौधों में शांति, पेड़ों में शांति, देवताओं में शांति, ब्रह्म में शांति, सर्वत्र में शांति, जो अंदर है उसमें शांति, जो बाहर है उसमें शांति, सारी मानवता में शांति, सब में शांति, औषधि में शांति, जीवों में शांति, शांति शांति। मानवता की बात तो हमने की है, आप तो मुसलमान की बात कर रहे हैं। एनीवेज, खारिज का मतलब क्या हुआ? खारिज है तो क्या वो इंसान नहीं हुआ? क्या वो मानवता से खारिज हो गया? मुझे तो ये समझाइए कि एक आदमी ने इस्लाम छोड़ दिया, वो खारिज हो गया, अब क्या हो गया? वो उसका क्या स्टेटस है? इंसान है या नहीं है वो? चलिए, ये सारे खारिज है इस्लाम से, कौन है ये लोग? इनका क्या इस्लाम में स्टेटस है? अब मनुष्य है या मनुष्य नहीं बचे अब ये? सर काफिर है। काफिर नहीं नहीं नहीं, है, काफिर नहीं है, काफिर मैं हूं, काफिर नहीं है, मुर्तद है वो। देयर इज अ नहीं मुर्तद डिस्टिंक्शन। भी नहीं है, मुर्तद भी नहीं है वो उनको। लेकिन जो दूसरी बात है, आपने जो बात की थी कि इस्लाम के हवाले से कि वो मुसलमान है, तो मैंने कहा कि वो इस्लाम से तो उनको पहले खारिज कर दिया गया है, वो मौजूद है, शुरू खारिज हो से गए, वो करते आ कौन है? रहे हैं। अब वो खारिज हो गए इस्लाम से, उनका क्या स्टेटस है ये तो बताइए। इंसान है कि नहीं है वो? उनको कैसे ट्रीट कीजिएगा आप? खारिज हो गए तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना आसिफ साहब। खारिज हो गए तो क्या हो गया? कोई हिंदुइज्म से खारिज हो जाए तो अब क्या फर्क पड़ता है? अब उनका कोई मौकफ क्रिश्चियन एज ए खारिज हो जाए मुस्लिम तो क्या आप फर्क? नहीं ले सकते, आप उनका मौकफ एज ए इस्लामी मौकफ नहीं ले सकते। तो इस्लाम उनके साथ क्या करेगा? वो खारिज हैं तो क्या आप उनको, उनके साथ मानवता का ट्रीटमेंट नहीं होगा? उनके साथ ट्रीटमेंट तो वही होगा, जो वो करेंगे वही होगा आगे से। क्या जो इस्लामी ट्रीटमेंट है वही मानवीय ट्रीटमेंट है ना? इस्लाम के बाहर तो मानवीय ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता ना। इस्लाम तो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो इस्लाम से खारिज हो गया। अब क्या होगा उसके साथ? वो मनुष्य नहीं बचा। जो इस्लाम के इंसान दायरे वो से है, निकल जाए उसका क्या स्टेटस है? इज ही अ ह्यूमन बीइंग और नॉट? और अगर इस्लाम ह्यूमन की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है तो वो ट्रीटमेंट उसको क्यों नहीं मिल रही है, जबकि वो अभी भी इंसान है? अगर कोई नहीं लेना चाहता ट्रीटमेंट तो उसको जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना। खारिज तो आप कर रहे हैं, वो तो नहीं खारिज कर रहा। आप वो दे रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। कोई इंसान अगर खारिज हो गया इस्लाम से तो उसका स्टेटस क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। उसका स्टेटस वही है, अगर वो उसमें फसाद फैलाएगा जमीन में तो जाहिर है उसका इलाज होगा। अगर वो फसाद नहीं फैलाएगा बस फिर वो अपनी जगह रहे, कोई अगर एक उसको तंग नहीं मुसलमान करे। फसाद फैलाएगा तो क्या होगा उसका ट्रीटमेंट? उसका ट्रीटमेंट भी वही है।
तो फिर जो खारिज हो गया उसका ट्रीटमेंट और जो मुसलमान है दोनों का ट्रीटमेंट है, तो फिर खारिज क्यों हुआ? कोई मतलब नहीं है खारिज होने का फिर, या आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं? नहीं, खारिज हो गया, वो हमारे तो नजदीक इसका खारिज हो मतलब गया। है कि इस्लाम की दृष्टि से मानवता जो है, जो आदमी इस्लाम के बाहर गया वो मानव नहीं है। इस्लाम के दायरे के बाहर जो है वो मानव नहीं है, वो मानवीय ट्रीटमेंट का हकदार नहीं है। क्या आप इसको मानते हैं? समझ नहीं आई मुझे बात की। आपने कहा कि वो इस्लाम से खारिज हो गए, कोई मनुष्य ही होगा जो इस्लाम से बाहर आ गया। अब वो क्या है? वो मानव नहीं है। इजंट ही इंटाइटल्ड फॉर ह्यूमन राइट्स? कोई हिंदुइज्म छोड़ दे, वो कहे हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते वेद को, तो अब उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए? गोली मार दी जाए उसको? नहीं, उसको गोली क्यों मार दी जाए? उसको हाँ, टेररिस्ट वो कह आप दिया पे जाए? गोली चलाएगा तो गोली मारी जाएगी ना उसे। वैसे गोली तो तो गोली हिंदू भी नहीं मारी चलाएगा, वो वेद को मानने वाला भी चलाएगा तो गोली मारेंगे हम उसको। वो तो दोनों में सेम ट्रीटमेंट हो गोली गया। खाएगा, गोली खाएगा, बस। तो आप जो इस्लाम से खारिज होने का मतलब मुझे समझाइए ना, कि इस्लाम में खारिज होना क्या होता है? इस्लाम में खारिज होने के बहुत सारे दर्जे हैं। लाइक एक मुर्तद है जो मजहब छोड़ के फिर गया, वो एक हाँ, तो फिर उसके मुर्तद साथ उसे क्या होगा? कहा कोई जाता है। मजहब छोड़ दिया, अब क्या होगा? अच्छा, एक है जिसने इस तरह की हरकत की जो कि नहीं, दर्जे दीन के छोड़ दे, अंदर अब मैं कह रहा हूं वो खारिज हो गया, उसने मजहब छोड़ दिया, अब क्या होगा उसके साथ? अगर तो वहां पे शरई हुकूमत होगी तो मुर्तद की सजा तो मौत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर शरई तो हुकूमत हर है, अगर शरई अगर शरई तो हुकूमत इस्लाम के नहीं ही है। दायरे में रहना, इस्लाम के बाहर जिंदगी नहीं हो सकती, बात खत्म हो गई। अच्छा, अगर अगर शरीयत नहीं है कहीं पे, फिर उसका अपनी जो स्टेट का फैसला है वो स्टेट के कानून के मुताबिक देखिए, उसको ऐसा ट्रीट है किया। कि ये ना कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। ये चीजें ऐसी नहीं। क्या पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की गवर्नमेंट शरई गवर्नमेंट है? मैं नहीं मानता। आपकी गवर्नमेंट इलेक्शन से चुन के शरई गवर्नमेंट बना रही है ना, इसमें हिंदू भी वोट देता है। हिंदू को वोट देने का बिल्कुल। अधिकार किसी इस्लामिक समाज में नहीं हो सकता। जब आप देख लीजिए, जब प्रॉफिट के सक्सेसर की बात हुई, या जब प्रॉफिट की हदीस को लिया गया, किसी भी जूस और क्रिश्चियन की हदीसों को नहीं इंक्लूड किया गया, सिर्फ उनके अच्छा, टेस्टामेंट्स लिए गए जो सबसे क्लोज थे और जो मुसलमान थे। किसी क्रिश्चियन, जूस या मुशरिक की जो बातें होती थी उसमें हदीस कंपाइल नहीं की गई। देखिए वो तो तो जाहिर है जो भी मजहब है उसने अपने हिसाब से ही चलना है, वो इर्द गिर्द से तो नहीं नहीं नहीं, चलेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा जो कोई मजहब नहीं है। आप छोड़ दीजिए हिंदुइज्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस्लाम ले लीजिए, इस्लाम को भी छोड़ के आ जाइए। आप कह दीजिए कि वेद खत्म है, हम नहीं मानते वेद को। हमारे यहाँ जिसने वेद को छोड़ा वो भगवान बुद्ध बन गया। हमारे यहाँ जिसने वेद को छोड़ा वो गुरु नानक देव बन गया। हम नहीं कहते कि भैया यहां से छूट गए तो अब चलो मुर्तद हो गया, मुर्तद की सजा वो है। अरे भाई, वो जाने, उसका भगवान जाने। देखिए आप हर भगवान से भी मजहब के बड़े अपने हो। पैरामीटर। आप स्टेट में फैसला कर रहे हो कि आपको सब पता है और लोगों के पास फ्रीडम नहीं है सोचने की, किसी को समझ में आई कुछ बात तो वो आप उसको इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी तरीके से जी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्यों लिखे कि सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन में चुनना भी और फ्रीडम को, रिलीजन को छोड़ना दोनों आता है फ्रीडम में। फ्रीडम तो नहीं हुआ, आप तो एक तरफा दे रहे हो। आप कह रहे हो तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी नफी कर रहे हो, ये बात आप अपने बताई कि हमारे रिलीजियस। कानून में, हमारी स्टेट के कानून में उसके लिए ठीक है सजाए मौत नहीं है, लेकिन तो जो आपकी इस्लामी एक गवर्नमेंट नहीं है ना, ये तो प्रूव हो गया कि आपकी इस्लामी गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि आप मुर्तद को सजाए मौत नहीं दे रहे हो। देन यू आर नॉट इस्लामिक गवर्नमेंट, यू आर नॉट ए शरिया गवर्नमेंट। फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो लड़ रहा है वो खारिज हो गया क्योंकि वो इस्लामिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ रहा है? आपने खुद ही अभी कह दिया कि आप शरिया की गवर्नमेंट नहीं हो क्योंकि आप मुर्तद को सजाए मौत नहीं दे रहे हो। और मेरे जहां तक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान की 20 से 25% जनता एथीस्ट है या एक्स मुस्लिम है। देखें, हमारे इस्लाम के अंदर एक इज्तिहाद भी मौजूद है। इज्तिहाद आपने सुना ही होगा लफ्ज, और मेरा ख्याल है आपने पढ़ा भी होगा इज्तिहाद को, कि हर दौर के सरकमस्टांसिस के मुताबिक जो है इज्तिहाद होता है और हर दौर के मुताबिक जो है फैसले किए जाते हैं। मजहब नहीं है कि वो एक ही जगह पे रुक जाए। हर आप कह रहे हो मुर्तद की सजा मौत है, फिर कह रहे जाबर मजहब नहीं है। तो छोड़ने दो ना फिर। जामिद मजहब,
जामिद से मुराद स्टिल मैं कह रहा हूं वो नहीं है। इस्लाम के यानी अंदर जामिद का मतलब क्या होता बाकायदा है? जामद यानी कि स्टिल, स्टॉप्ड अच्छा, एक जगह पे, मतलब आप कह रहे हैं ये फ्रीज एवर मतलब, इवॉल्विंग है, ऑर्गेनिक है, आप ये कहना चाह रहे हो, इट्स एन मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक। फ्रीज नहीं है कि एक जगह पे रुक जाए। इत्तेहाद की ये तो गुंजाइश ये तो इस्लाम आसिफ धर्म के साहब, अंदर है। हाथ जोड़ करके और जब अल्लाह ने कह दिया कि दीन कंप्लीट कर दिया मैंने, कंप्लीशन का क्या नहीं मतलब साहब, होता है? दीन कंप्लीट हो गया, लेकिन हर दौर के तकाजों के मुताबिक इज्तिहाद होता अरे नहीं, रहेगा, वो वो चलता इटर्नल रहेगा। हैं, इटर्नल वर्डिंग है अल्लाह के, आप कैसी बातें कर, इटर्नल है वो, इटर्नल है, आने हजरत वाली मानवता के लिए हीरो हैं, आने वाली मानवता के लिए दीन, वो जो मैसेजेस है वो है, मानवता के साथ मैसेज नहीं चेंज होंगे। देखिए जो कैसी बातें कर रहे जो है बुनियादें, जो है असूल के लाइक के अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये चीजें तो वो बेसिक प्रिंसिपल है ना जो कंप्लीट हो गए, जो मुकम्मल कर दिए गए। कुरान पाक अल्लाह की किताब है जो हमें दे दी गई, हो? तो क्या नमाजें हैं हमने ये पढ़ी। ये रूल चेंज हो जाएगा कि अब आप मुशरिक से और यहूदी से और क्रिश्चियन से दोस्ती कर लीजिए? आप अल्लाह के वर्ड को चेंज देखिए कर देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ने वादा किया कि नहीं चेंज किया जा सकता मेरा एक एक हर्फ, एक एक वो, उसकी मतलब का हम ये अगर आप चेंज दूसरा नहीं निकालेंगे करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप उसका मतलब वो इसकी नहीं निकालेंगे जो उस समय था साथ। तफासिरों के हिसाब से, तो आप बेसिकली चेंज कर रहे हो उसको। ना कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए तफासी अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब अब कानों को हाथ लगाते हैं ना। अच्छा, एक तो जो तफासिर हैं और जो तशरीहात हैं वो वक्त के साथ चलती रहती हैं, हर दौर के अपने सरकमस्टांसिस होते हैं, हर शान इलाके के नजूल अपने कैसे वक्त के हिसाब सरकमस्टांसिस से होते चलेगा? शान नजूल का कोई वक्त होता है? वो तो उसी समय का वक्त था, वो जो तफसीर में है कि वो क्यों उतरा। कैसी बातें कर रहे हैं आसिफ साहब? हैं कि इस्लाम शान ने नजूल को बुनियादी आप करें असूल। कि उसका कॉन्टेक्स्ट में शान नजूल से ही पता चलता है, उसका जो मतन है उस शब्द का, उसकी जो पर्पस था लाने का, वो आप उसको कह रहे हैं कि वो समय के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सर ना करें क्योंकि आप। इज्तिहाद की गुंजाइश जो है वो हमेशा के लिए दी गई है, और इजमाए उम्मत जो है, लोगों का इजमा है जिस इज्मा चीज तो पे। वहां होगा ना जहां कंफ्यूजन हो, जहां क्लैरिटी है वहां इज्मा की क्या जरूरत है, वहां फिके की क्या जरूरत है? देखें जहां मैसेज क्लियर है, अब जो है वहां पे आप क्यों जबरदस्ती का उसमें बुनियादी वो इंटरप्रिटेशन लाएंगे? बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो मौजूद हैं, उनको तो चेंज कोई कर ही नहीं सकता कि बात अल्लाह खत्म हो एक है। गई। तो मैं तो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं ना, मैं कोई हार्ड केसेस की बात नहीं कर रहा। बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से आपकी गवर्नमेंट शरई गवर्नमेंट नहीं है, बात खत्म हो गई। आप नहीं दे रहे हो मुर्तद को सजा, देखिए ये आप नहीं गवर्नमेंट अप्लाई का कर रहे अपना हो लॉज ऑफ इख्तियार है, शरिया, आप तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है पीनल वो कोड चला इस्लामी लो। हुकूमत है। और अस्तगफिरुल्लाह। अरे हाँ, तो इस्लाम में तो वैसे भी जो हक में वक्त है उसके खिलाफ खरूज या बगावत जो है वो मना है, चाहे वो दीन भाई पर आप नहीं कारबंद हो है। इस्लामी सरकार, भाई आप नहीं हो। आप किसी भी दृष्टि से इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते गवर्नमेंटल लेवल पे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से हो भाई। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके में वो लोग भी वोट देते हैं जो अल्लाह पे विश्वास नहीं करते, वो भी जाके वोट कास्ट करते हैं। हिंदू भी वोट देता है, क्रिश्चियन भी वोट देता है, इनसे कहा गया दोस्ती नहीं करो, आप इनके वोट से गवर्नमेंट बना रहे हैं। कैसी बातें कर रहे देखिए हैं वो आसिफ एक, साहब? ऐसा ना करें। वो जो याद है हुक्म है वो एक जब अबू बकर साहब का चुनाव होना था तो सिर्फ इस बात पे नहीं किया गया अली साहब का चुनाव कि उनके वो उससे नहीं थे, क्लैन से, और आप यहाँ हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का और मुर्तदों का और एथिस्टों का वोट लेके समझ नहीं गवर्नमेंट आई। बना रहे। नहीं नहीं, वो किससे नहीं थे। जो क्लैन था प्रॉफेट मोहम्मद का, जो जो अल बेदविन ट्राइब था, कुरैश जो ट्राइब था, उसी के पार्ट होने चाहिए थे ना। तभी तो अली साहब में और अबू बकर साहब में लड़ाई हुई कि भाई कंफ्लिक्ट था कि भाई पहले ये बनेंगे जो उनके दामाद हैं, या वो बनेंगे जो उनके सबसे अच्छे मित्र हैं, जिनकी वाइफ, जिनकी बेटी से उनकी देखिए शादी हुई। दामाद नहीं बने ना, उनके दामाद तो नहीं वही बन मेरे सके ना। दामाद क्यों नहीं बने? क्योंकि लेकिन ये दामाद उनकी फैमिली से नहीं आते थे ना, उनकी ट्राइब से वो नहीं थे दामाद उनकी उनके फैमिली क्लैन। से थे, उनके चचाजाद भाई भी थे हजरत, वो उनके कजन अरे भी उनके थे, क्लैन से फैमिली नहीं एक थे ना, थी। उनके क्लैन से नहीं थे, इसीलिए तो नहीं मिला ना उनको। वो चचा के बेटे थे उनके, तो उनसे ज्यादा कौन करीबी रिश्तेदार हो सकता था। वो तो सबसे करीबी रिश्तेदार थे। रिश्तेदार होना रिश्तेदारी में तो वो क्लैन सबसे। तो अलग अलग चीज है। खैर, उस पे मैं नहीं जा रहा, आपका वो अपना मसला है, वो आप जाने। यहाँ जो पॉइंट ये है कि क्या आप क्रिश्चियनों से, हिंदुओं से वोट लेकर के सरकार बनाएंगे और उसको इस्लामी सरकार कहेंगे?
क्या हिंदू और क्रिश्चियन बराबर हो सकता है मुसलमान के? बिल्कुल उसके वोट बराबर की हो वैल्यू सकता है, नहीं हमारे यहाँ होगी? तो बल्कि डबल है। हमारे यहाँ तो वो डबल वोट देते हैं, वो तो हमसे ज्यादा आगे हैं। वो तो गलत वो कर दो रहे दो हैं वोट ना, ये देते हैं, तो मैं एक इस्लाम वोट की नफी डालता हूँ, कर रहे हैं दो ना। वोट डालेंगे। आपको तो वो तो इस्लाम की नफी कर रहे हैं ना, वो नहीं चुन सकते इस्लामी सरकार को, उनको जजिया देकर के नीचे रखना है। ऐसा नहीं कीजिए आप। उनको तो नहीं, आपको ऐसी ऐसा कोई कराना बात है कि वो नहीं दीन की तरफ आए ना। आपको ड्यूटी है कि उनके रास्ते इतने तंग करो कि वो दीन की तरफ आ जाए। आपको उनके साथ हार्श नहीं नहीं, रहना ऐसी है। कोई duty नहीं है। सबके हकूक बराबर हैं, सब बराबर हैं इस्लामिक स्टेट के अंदर। अगर किसी को अगर किसी के सबके ऊपर हुकूक बराबर है तो फिर मुसलमान और मुशरिक में क्या अंतर रहा? अगर सबके हुकूक बराबर है तो मुसलमान और मुशरिक में क्या अंतर, आप मुझे बता दीजिए। देखें, वो मजहब का डिफरेंस है बस, लेकिन बतौर इंसान सबके राइट लेट्स बराबर एग्री दैट पाकिस्तान की गवर्नमेंट मजहबी गवर्नमेंट नहीं है, लेट्स एग्री टू इट, बात खत्म हो गई। क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक मुशरिक और मुसलमान बराबर हो सकता है, बस इस्लाम की दृष्टि से तो नहीं हो सकता। हैं। इस्लाम वो की तो वर्स्ट ऑफ इस्लाम के क्रिएचर है। नजरिए से भी बराबर हैं। इस्लाम के नजरिए से भी बराबर हैं। इस्लाम किसी किस्म की इस तरह की चीज को नहीं मानता जो इंसानों के अंदर डिफरेंस लेके आए और किसी को इंसानियत के मर्तबे से गिराए। इस्लाम ऐसी किसी चीज को नहीं मानता। चलिए इस्लाम तो आसिफ आया साहब, ही आप कह इसीलिए रहे हो था। तो ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है, पढ़ा तो मैंने भी है और बात से आपको लग गया होगा। तो आप इसीलिए कह रहे हैं ना, आप मुनाफिकत का काम कर रहे हो ना सर। ना करें ऐसा, ना करें। आप प्लीज अफगानिस्तान के रास्ते पे जाएं, आप तालिबान के रास्ते पे जाएं, ना बने मुनाफिक। ऐसा अल्लाह से, आपको अल्लाह का वास्ता ना करें ऐसा। आप अब तालिबान को अपनाएं, आप मुल्ला उमर को अपनाएं, आप हक्कानी ब्रदर्स को अपनाएं। वो लोग आपके लिए एक रोल मॉडल हैं। अल्लाह का वास्ता, आपको शरिया लाइए आप पाकिस्तान में। अब बताइए, हमारी ये जो बहन है, ये ना गैर महरम के साथ बैठी हुई है, बताइए जरा इसका। वो भी नहीं है, बुर्का भी सर नहीं कैसी है। बातें कर रहे हैं, क्यों फतवे लगवाने हैं मुझ पर? नहीं नहीं, आपको फतवा नहीं लगेगा, मुझे बता दीजिएगा। सर आप तो ऐसे जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं। नहीं नहीं, फतवा नहीं लगेगा आप पे, नहीं लगने देते फतवा तो। ठीक है सर। और ना ही फतवे बाज इतने इजी बैठे हुए हैं, कोई इतना फारग भी नहीं है कि उठ के फतवे लगाने शुरू कर दे। ठीक है सर, आप आपकी बातें जो है वो हम मान लेते हैं सर। और थैंक यू सो मच फिलहाल सर ये फॉर बात तो प्रूव हो गई कि आपकी गवर्नमेंट इस्लामी गवर्नमेंट नहीं है ना। तो आप प्लीज इस्लामी गवर्नमेंट लाएं। और मेरा तो अल्लाह इस रमज़ान के पाक मौके पे पूरे पाकिस्तान को तालिबान वाला जो इस्लाम है वो, अरे तालिबान वाला जो गवर्नमेंट है वो अपना अता फरमा, एक अच्छा शरियई गवर्नमेंट ला। और आसिफ साहब को भी मैं दाढ़ी में देखना चाहूंगा, और यहाँ मुस्त वो बलिष्ठ बरकी आनी चाहिए, वो तो दाढ़ी भी नहीं है। मैं तो परेशान हूँ कि कैसे हो रहा है ये सब एक अच्छे दीनी मुल्क में। पर खैर कि भाई, नहीं आज नहीं, नहीं तो कल ये दारुल इस्लाम बनेगा। दाढ़ी में इस्लाम तो दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। भाई जो हमने पढ़ा है कि बलिष्ठ बरकी होनी चाहिए, वो अच्छा है। तो क्या हम बोले अब आपसे। खैर, तो चलिए, बहुत कहीं भी शुक्रिया मिल लीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अपनी कीमती राय का सार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।